अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अपोजिशन के केसेस और उनमें आने वाले अदालती फैसलों को लेकर इस पूरा हफ्ता बहुत बात होती रही है। अपोजिशन के कुछ बड़े रहनुमाओं के केसेस में जमानतों के तफसीली फैसले इस हफ्ते आए और इन फैसलों की बिना पर अपोजिशन एहतसाब के अमल पर तनकीद भी कर रही है और इस पर सवाल भी उठा रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ आज अदालत में पेश हुआ और उन्होंने FIA की तफ्तीशी टीम पर आज हिरासा करने का इल्जाम आयद किया है। तो उन्होंने कहा है कि तफ्तीशी टीम ने उनके साथ गैर मुनासिब रवैया रखा और FIA अफसरान ऊंची आवाज में हंसकर मजाक उड़ाते रहे। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने शुगर मिल्स में अपनी फैमिली के अरबों रुपए का नुकसान किया। दूसरी तरफ FIA ने भी शहबाज शरीफ के इल्जाम पर रद्दअमल दिया है और इसकी तरदीद की और कहा है कि शहबाज शरीफ को हरासा नहीं किया गया, बदतमीजी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ताहम वो किसी भी सवाल का संजीदा जवाब नहीं देते। इससे पहले आपको याद होगा इसी हफ्ते लाहौर हाई कोर्ट ने 7 जुलाई को ख्वाजा आसिफ की जमानत का तफसीली फैसला जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहसन इकबाल के हवाले से भी जमानत का तफसीली फैसला दिया और गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ केस का भी तफसीली फैसला जारी किया। अब ये जो तमाम फैसले आए हैं इनके मुताबिक नैब इन केसेस के अंदर, ये बड़े रहनुमाओं के केसेस थे, इनमें खातर खास सबूत नहीं दे सका। अब जो शहबाज शरीफ ने FIA पर इल्जामात लगाए हैं, क्या इन इल्जामात में वजन है या ये इल्जामात भी सियासी नोयत के हैं? नैब ने ये जो केसेस आए हैं जिनमें जमानतों के फैसले आए उन हवाले से अपील दायर करने का भी जो है वो फैसला कर लिया है। ये जमानतों के फैसले हैं और अभी ये केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। क्या अदालतों के ये फैसले हुकूमत के एहतसाब के बयानी के लिए धचका हैं और क्या इन केसेस और एहतसाब के अमल से मुतालिक अपोजिशन का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो रहा है? एक तो ये वीकली रिव्यू है जो कि हम आज के प्रोग्राम में जिस पर हम बात करेंगे। दूसरी तरफ 2 और अहम मामलात हैं जिन पर जो है वो बात करनी। एक तो आज़ाद कश्मीर की जो इंतखाबी मुहिम है उसमें वुज़रा की मौजूदगी पर अपोजिशन तनकीद कर रही है। क्या वुज़रा को इंतखाबी मुहिम में शामिल होना चाहिए या नहीं? और फिर बिलावल भुट्टो के अमेरिका जाने पर हुकूमती वुज़रा तनकीद कर रहे हैं, क्या उनकी तनकीद का जवाज़ है? इन इश्यूज पर भी आज के प्रोग्राम में जो है वो बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान आज के प्रोग्राम मौजूद होंगे उनका मैं तारुफ कराऊंगा। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इन इश्यूज पर जो है वो डिस्कशन का आगाज भी करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। वेरी क्विकली मेहमानों का मैं तारुफ करा देता हूँ। आज का जो पैनल है हमारे साथ डिबेट के लिए फैसल करीम कुंडी साहब डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। बहुत शुक्रिया फैसल करीम कुंडी साहब। फरदौस आशिक अवान साहब मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब की, हमें लिंक के जरिए जो है वो ज्वाइन करें। फरदौस साहबा थैंक यू सो मच जी, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। और मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ आज के इस डिबेट में जो है वो शरीक होंगे। पहले ज़रा बात कर लेते हैं ये जो इस हफ्ते फैसले आए हैं और फिर आज जो बात की है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने FIA के हवाले से। मैं फरदौस साहबा आपसे इस डिबेट का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये आज जो उन्होंने कहा है और FIA के हवाले से कि FIA उनको हरास कर रहा है और मजाक उनका उड़ाया जाता है जब उनको पेशी के लिए जो है वो बुलाया जाता है, क्या आपका क्या रिस्पॉन्स है उनके इन इल्जामात पर? अगरचे FIA भी तरदीद कर चुकी है बट एज ए गवर्नमेंट मैं आपका भी रद्द अमल जो है वो जानना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। और देखिए शहबाज शरीफ साहब पेशी के बाद जो एक रवायती मैं ना मानूं की जो रट है वो एक वतीरा उनका और कोई नई बात ये नहीं है। वो नैब की पेशी के दौरान भी ये कुछ होता रहा और वो इल्जामात लगाते रहे। देखना ये है कि जब आपसे जो सवालात जो हैं वो किए जाते हैं, जो FIA हो, नैब हो, एंटी करप्शन हो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ना तो आपसे कोई जाती बिजनेस शेयर करने के लिए आपको बुलाती है, ना वो आपसे कोई पर्सनल टारगेट ओरिएंटेड कोई सियासी पेच लड़ाने के लिए बुलाती है। वो एक सेट आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चनर्स के साथ जुड़े वो तमाम जो इन्वेस्टिगेशन के पहलू हैं उस पर जवाबदेही तलब करती है। अगर आपके पास सॉलिड कंक्रीट रिजल्ट ओरिएंटेड कोई आपके पास डिफेंस, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए
इंफॉर्मेशन और कंटेंट होता है तो आप मुतल्लिका अफसरान को शेयर करते हैं। जब वहाँ पे आप पाएं बाएं शाएं सवाल कबूतर जवाब अंडे देंगे तो अल्टीमेटली वो ज़ाहिर इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसेस है उसको आप टारगेट करके सबूताज करेंगे तो वो आपको एक इस पहलू से जुड़ा जो चैलेंज सामने आएगा कि उन्होंने तो आप अपना वो एक कागजी आपके साथ सवालों जवाब के बाद वो एक अपनी ओपिनियन देनी है कि आपने सच बोला या गलत बोला। जो मनी ट्रेल है वो कुछ और कह रही होगी, जो ट्रांजैक्शन है वो कुछ और कह रही हैं। बेटा जो है वो बाप के हवाले से कहता है कि मुझे नहीं पता 25 बिलियन मेरे अकाउंट में किसने डाल दिए। बाप कहता है कि मेरे बच्चों को पता है कि वो क्या कारोबार करते हैं, मुझे चूंकि पता नहीं है। इसलिए जब आप इस तरह के गैर जिम्मेदाराना जवाबात देंगे तो जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा। मगर फरदौस साहब इससे पहले जो नैब वाला मामला था, देखिए अब इसमें थोड़ा सा जरा फर्क है जो आज उन्होंने जो है वो बात की है। इससे पहले नैब वाला मामला था, नैब के हवाले से जो फैसला आया उस पर बहुत बात होती रही, लेकिन FIA एक ऐसा इदारा है जो हालांकि नैब के हवाले से भी कहा जाता रहा है, अपोजिशन तो कहती है नैब हुकूमत गठजोड़, FIA तो हुकूमत के अंडर है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत जो है वो इस इदारे को जो है वो इस्तेमाल कर रही है क्या तहकीकात में? FIA जो है वो तहकीकात के अंदर आपने जब एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड देनी होती है, कोई भी शख्स इस पाकिस्तान का जो शहरी है उसका हक है कि वो अदालतों के अंदर अपने साथ होने वाली नाइंसाफी के हवाले से दरख्वास्त दे सकता है, उस रवैये की डिटेल से मुतल्लिका फोरम पे आवाज उठा सकता है। लेकिन साथ जो हक कानून जो है किसी शहरी को देता है, साथ वो कानून जो है उस अदारे को भी हक देता है कि जो मुल्ज़िम है, जिस पे इल्जाम है, आप जब उनको बुलाते हैं तो कोई गले में फूलों के हाथ डालने के लिए तो नहीं बुलाते हैं, उनके हवाले से कोई ना कोई इल्जाम होते हैं, कोई ना कोई उसके पीछे पस पर्दा हकायक होते हैं और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने वो तमाम रेलिवेंट फैक्ट्स अवेलेबल होते हैं। जब कोई भी मुल्ज़म उनकी आंखों में मिर्चें डालने की कोशिश करता है और दानिस्ता गैर दानिस्ता लाइल्मी का इजहार करके तो ये तासर देता है कानून से फरार हासिल करने के लिए, वो एक स्पेस गेन करता है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को भी पता होता है कि ये किस पिच पे ला के इनको खिला रहे हैं, तो दोबारा अपनी पिच पे लाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक रवायती मैकेनिज्म है, इसके अंदर आपकी हुकूमती या पोजीशन का फर्क होना, इसका कोई बेंचमार्क या क्राइटेरिया नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो है वो फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट किसी भी केस के साथ जुड़ा जो किसी मुल्ज़िम का हक है उसको इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है। और अगर वो समझते हैं कि किसी जगह उनके साथ नाइंसाफी हुई है तो मैं समझती हूँ कि कोई भी इदारा, FIA हो या नैब हो, नो वन इज अबव द लॉ। कानून के दायरा कार के अंदर रहते हुए शहबाज शरीफ साहब को भी अपना दिफा करना है और उन इदारों को भी अपना किरदार अदा करना है। और अगर कहीं ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ पावर हो रही है तो ये तो छींक मारते हैं, ठीक है, चले जाते हैं। तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं जरा मुझे मलिक साहब से जरा पूछने दें। मलिक साहब, आपसे पहले भी शहबाज शरीफ के मामले पर एक मिनट दें जी फरदौस साहब। मैं मलिक साहब, ये शहबाज शरीफ के मामले पर आपसे पहले भी बहुत बात होती रही है, अभी आज भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से आपके जो पार्टी के तर्जुमान है उनकी तरफ से कहा गया कि DG FIA को भी इसीलिए जो है वो तब्दील किया गया। ये क्यों शहबाज शरीफ को ये तमाम बातें जो है वो कहने की जरूरत पेश आई? और फिर FIA जो है वो तो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ किसी चीज का संजीदा जवाब नहीं देते और हम पर इल्जामात लगा रहे हैं। बिल्कुल फर्स्ट क्लास जी। अच्छा जी अब आ गई आपकी आवाज जी, बात कीजिए मलिक साहब। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है सर? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कम करो नीचे जी, आ रही है सर। कम करो, बंद कर रहा हूं। जी मलिक साहब कीजिए आप बात, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा नहीं, मैं मेरा ख्याल मैंने आपको लेट ज्वाइन किया है, मैं आपके कॉन्वर्सेशन के साथ नहीं था।
तो प्रॉब्ली अगर इफ यू कैन पुट द क्वेश्चन अगेन तो मैं फिर आपसे। अच्छा, मैं ये जो शहबाज शरीफ और FIA वाला मामला है जिस पर आज शहबाज शरीफ ने अदालत को शिकायत की है, मैं उस हवाले से आपसे पूछ रहा था। आपसे पहले भी इस केस पर जो है वो बात होती रही है। FIA ने आज जो शहबाज शरीफ ने बात उसके मुकाबले में FIA ने तरदीद की और FIA ने कहा है कि शहबाज शरीफ से जब सवाल पूछा जाता है तो वो कुछ संजीदा जवाब जो है वो नहीं देते। तो ये शहबाज शरीफ को ये जो आज उन्होंने बातें की हैं, ये कहने की जरूरत क्यों पेश आई? नहीं देखिए रहमान, कोई सवाल भी तो संजीदा करे ना, संजीदा जवाब के लिए। एक चीज जो पहले से बारहा जिसका शहबाज साहब बता चुके हैं कि इस पूरी जितनी भी उनकी क्वेश्चन आंसर पहले सेशंस हुए हैं उनमें उन्होंने बताया कि इस पूरी ट्रांजैक्शन के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, ये बिजनेसेस जो हैं इनके साथ ना मैं डायरेक्टर हूँ ना ये मेरे बिहाफ पे काम करते हैं, ये पिछले 16 साल से इस तरह से काम कर रहे हैं। उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल शहबाज साहब के पास कैसे हो सकती है? सेकेंडली, शहबाज साहब ने FIA से पूछा कि ये कौन सा क्राइम है, कौन सा कि कोई प्रेडिकेट ऑफेंस है जिसको पूछ रहे हैं आप, ये मुझे बताएं कि ये जो उनके फॉर एग्जाम्पल सवाल क्या है। ये हुकूमत के जितने लोग आते हैं ये आके कहते हैं 25 अरब की ट्रांजैक्शंस हैं या 10 अरब की ट्रांजैक्शंस हैं, ये दो बातें हम सुनते हैं। अब ये एक साल में एक बिजनेस हाउस की जो टोटल टर्नओवर है उसके कंसर्न्स हैं, उसका शुगर मिल्स का कंसर्न है, उसका पावर जनरेशन का कंसर्न है, वो डेयरी प्रोडक्ट्स में है, वो फीड के अंदर है, वो उनके सारे कंसर्न्स की टोटल जितनी ट्रांजैक्शन हैं, इवन के जो बैंक के लोन्स की ट्रांजैक्शन हैं वो तक उठाकर कहते हैं कि जी ये आप अपने पूरे अकाउंट्स को बताएं कि क्या। तो शहबाज साहब नीदर इज प्रिवी टू देम नॉर इज पार्टी टू इट, तो उनके क्या जवाब दें उनको? तो ये बुनियादी झगड़े हैं। अच्छा, ठीक, राइट। अच्छा कुंडी साहब, आप किस तरह से देखते हैं जी इस हफ्ते? तो वैसे ही क्योंकि ये इस हफ्ते का जो है वो मैंने उसमें इब्तदाई में भी जिक्र किया, ये 3 और बड़े फैसले भी आए जिसमें शाहिद खाकान का फैसला था, एहसन इकबाल वाला फैसला था, ये तफसीली फैसले जो आए, और फिर जो है वो ख्वाजा आसिफ का भी जो है वो फैसला आया। तो ये फैसले क्या ये अपोजिशन जो कहती रही है वो ठीक साबित करता है और डेंट है जो गवर्नमेंट ने जो एहतसाब का पूरा बयानिया जो है वो बनाया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये तो फैसले भी आए और इस 3 साल दौर में हम तो पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि सारे फैसलों का ताल्लुक जो है वो नून लीग के रहनुमाओं के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी बहुत सी केसेस कई सालों से अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की हुकूमतों में भुगती है, और हम आज भी कहते हैं कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन न करें। अगर किसी पार्टी में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी में या किसी और पॉलिटिकल पार्टी में सारे कोई फरिश्ते होंगे, अच्छे बुरे लोग हर माशरे में हर फील्ड में होते हैं, लेकिन एक चीज़ आपके पास नहीं है। प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि आप जब कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, जी इसने ये कर दिया वो, आखिर में पता चलता है कि जी वो, जैसे आपने भी फैसलों का जिक्र किया है, तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में आता है। जब आपके एक वफाकी वज़ीर उठते हैं और ये कहते हैं कि जी अगले हफ्ते फ़लाँ बंदा गिरफ़्तार होगा और 10 दिन बाद फ़लाँ गिरफ़्तार होगा, फिर वो गिरफ़्तार भी होते हैं, तो फिर ये चीज़ें फिर ज़ाहिर करती हैं कि आप जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ कर रहे हैं। और ये फैसले जो है मैं समझता हूँ कि अदम एतमाद है नैब के ऊपर और बाकी इदारों के ऊपर जो कि पॉलिटिकली तौर पे इस्तेमाल होते हैं, हुकूमत उनको इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत बहुत कहे कि हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और हमारा कोई वास्ता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। जब खुद चेयरमैन नैब साहब कहें कि जी ये जो जिन्होंने 30-30 साल गुजारे हैं और उनका पहले एहतसाब हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो 30 साल जिन्होंने गुजारे हैं उनके साथ जो लोग थे, अच्छा, जो 30 साल के वाले जो 7 लोग थे, आज वो अगर हुकूमत में चले जाएं तो वो पाक साफ हो जाएंगे, उनके पास केस नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अपोजिशन के लोगों पे केस बनता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है और फिर आप कहते हैं कि अपने आप को बेगुनाह साबित करें। अच्छा। और हुकूमत के लोगों के लिए ड्राई क्लीन मशीन लगी हुई है और उनके जो ATM मशीनें हैं उनको क्लियरिंग चिट दे दी जाती है। आज मुझे बताएं जहांगीर तरीन के केस के साथ क्या हुआ। मैंने आपके प्रोग्राम में 2 दफ़ा पहले भी डिस्कस किया कि अगर उनके लिए सेंटर जो व्हाटएवर इज नेम इज, वो अपना जो कमेटी, तरीन साहब खुद बड़ी शिकायतें करते हैं, वो तो उन्होंने
वो तो देखें उनके साथ, बल्कि उनके तो जो हामी थे उन्होंने तो अलहदा से ग्रुप बना लिया पार्लियामान के अंदर। वो अपनी जगह पे है। जब तरीन साहब ने कह दिया कि मेरे खिलाफ भी फोन होती हैं, इनके अपने शख्स ने कहा, जो डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर थे एक जमाने में, वो खुद कहा था कि मेरे खिलाफ प्राइम मिनिस्टर हाउस से। आज तक हमें समझ नहीं आई कि आप लोग तरीन साहब की हिमायत कर रहे हैं या उनकी मुखालफत करते हैं या कहते हैं कि हम न तरीन साहब की, तरीन साहब का हमारी पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। हमारे क्योंकि पीटीआई की आज हुकूमत ही जो है तरीन साहब की मरूद, उनके जहाज की मरूद मिन्नत है, जिनको पकड़ के आज़ाद MPS को ला के और वो MNAs को ला के जो है वो हुकूमत में PTI में शामिल करा रहे थे। ठीक है, सिर्फ उनका अपना शख्स ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ फोनें होती हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से। ठीक है, वो खुद गिले कर रहा है। फिर उसके खिलाफ एक अली जफ़र साहब जो है, उसकी कमेटी बन जाती है, जो एक गैर कानूनी कमेटी है। अली जफ़र साहब की कमेटी की कानूनी हैसियत किसी फील्ड में भी नहीं है। वो क्या हमें जुडिशरी बता सकती है कि अली जफ़र साहब अगर कह दें कि तरीन साहब बेगुनाह हैं या गुनाहगार हैं, क्या वो उनकी कोई लीगल हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है, कोई कमीशन नहीं बना, हुकूमत ने कि आप आज वो खामोश है। और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है ना रोज बेसिकली आपका पॉइंट ये है कि जो कुछ ऑपोजिशन कहती रही है वो ठीक साबित हो रहा है। आप मुझे बताएं, अब मैं मिसाल दूं खुर्शीद शाह साहब की, 2 साल हो गए, 2 साल तकरीबन उसको हो गए, क्या केस है उसके खिलाफ? मैं फरदौस आशिक अवान से, भाई ये क्या है, ये इस हफ्ते जो फैसले आए हैं, क्या ये वाकई हुकूमत का जो अकाउंटेबिलिटी का नैरेटिव रहा है उसके लिए डेंट है? ये 3 फैसलों का जिनका मैंने जिक्र किया, आज भी जो है वो उन्होंने जो बातें की हैं। पहली बात तो यह, रहमान से जो भी बेल्स हैं, मलिक साहब भी वकील है और इस बात को समझते हैं, गुड्डी साहब को भी इस हकीकत का पता है कि किसी भी केस में मुल्ज़म का बेल लेना उसका बुनियादी हक होता है और अदालत का इस्तेहकाक और इख्तियार है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उनको क्लीन चिट मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनको जो है वो बेगुनाह करार दे दिया गया है, या इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल उस केस में बरी जमा हो गए हैं। वो जब तक ट्रायल नहीं होता, जब तक जो है वो तमाम जो गवाहान है वो उस प्रोसेस से गुजरते नहीं, प्रोसिक्यूशन का अमल मुकम्मल नहीं होता, किसी को बेगुनाह होने का टाइटल अदालत देती है, जमानत किसी की बेगुनाही का सबूत नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये जो एक वतीरा बना है कि शायद उसमें कहीं जमानतों के खारिज करने या जमानतों के करवाने में या केसेस बनाने और केसेस खत्म कराने में हुकूमत का किरदार है। बात कर रहे थे मेरे भाई फैसल कुंडी साहब, आप देखिए कि जो नून के खिलाफ केसेस हैं वो किसके दौर में बनाए गए और जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस हैं वो किस दौर में बनाए गए। अक्सरियत केसेस जो है वो है जो जरदारी साहब पे है तो वो नून लीग की लेगेसी चल रही है, वो मुसलसल वही केसेस आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं के दौर के वो केसेस जो है वो अंडर प्रोसेस थे, अंडर सरफेस थे और वो हमारे दौर में आगे चले। दूसरा जो इसी तरह जो नून लीग के खिलाफ केसेस हैं उसमें भी आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी का या ओवरऑल जो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस हुआ, हम तो उस वक्त गवर्नमेंट में भी नहीं थे और अभी जिन केसेस की आप बाज़गश्त डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर भी ये नैब का जो एक इंडिपेंडेंट रोल है, हमें खुद नैब से शिकायत हो सकती हैं। हमें नैब के अमल से हम समझते हैं कि अगर बगैर तैयारी के नैब किसी मुल्ज़म पे हाथ डालती है तो वो हमें पॉलिटिकली जो है और ज्यादा डैमेज करती है, क्योंकि जब आप किसी मुल्ज़म को प्रॉपर प्रोसिक्यूशन सिस्टम से गुजारे बगैर उसके तमाम जो स्याकारियां या गलत अमल है उसमें अगर आप इफेक्टिवली अपने तमाम इंस्टीट्यूशनल टूल्स को बरूए कार ला के अदालतों के अंदर वो उन एलिगेशन को आप डिफेंड नहीं करते तो वो मुल्ज़म जमानतें लेते हैं तो वो पीटीआई के नैरेटिव को हर्ट करते हैं, क्योंकि पीटीआई का नैरेटिव वो उन मुल्ज़मान को बेनकाब करके विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा करना नहीं। हम पीटीआई का मौक़िफ़ उन मुल्ज़मान से रिकवरीज है, उनको सजाएं दिलवाना है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उस प्रोसेस से गुजार के अल्टीमेटली गुनाहगार करने होने या बेगुनाह होने का इख्तियार या सर्टिफिकेट जो अदालतों और नैब के पास है
उसका गाइड करना है। बट फरदौस आशिकवान साहब, सियासत में ऑप्टिक्स भी होते हैं और मेरा ख्याल है ऑप्टिक्स और बयानियों की बड़ी अहमियत होती है। पिछले 3 साल में जो आप लोगों की भी सियासत है उसमें इन बयानियों का जो है वो हमारी सियासत में यही बयानियां जो है वो छाए रहे। तो कहीं आपको लगता है कि इसकी वजह से आपका अपना जो नैरेटिव है वो भी हर्ट हो रहा है? आप ठीक कह रहे हैं रहमान। बेसिकली जो है वो हमने जिस बयानिए को जन्म दिया और आगे चलाया और मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस का खात्मा हो और उसमें इंस्टीट्यूशन एम्पावर हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, फाल हूँ, खुद मुख्तार हूँ, आजाद हूँ, ये हमारा मिशन और विजन था। हमने देखा जब प्रैक्टिकली हम हुकूमत में आए तो वो इंस्टीट्यूशन जो थे वो शख्सियात के ताबे थे और वो इंस्टीट्यूशन लागर और बिल्कुल शिकस्त खुर्दा इंस्टीट्यूशन का रूप धार चुके थे। और उसमें इसी नैब के हवाले से स्टेटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने दी थी, मैंने ये इदारा जो है वो फाल अंदाज में काम नहीं कर रहा। तो हमने इन इदारों को सिर्फ एम्पावर किया, आजाद किया और खुद मुख्तार बनाया और इनको सपोर्ट। मैंने ब्रेक पर जाना, मगर मैं जरा चाहता हूं जरा, क्योंकि इस इशू को हमने कंक्लूड करना है, मैं जरा मलिक साहब से भी जरा पूछ लूं। मलिक साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इस मामले के ऊपर? जी देखिए रहमान, यहाँ 2 चीजें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। पहली ये कि जो मुकदमात नैब ने कायम किए उस पे इन अदालतों ने जब उनके ऊपर अपनी उनकी जब वो जो डिसीजन रहे हैं उन डिसीजन में बिल्कुल क्लियरली लिखा गया कि नैब ने अपने मैंडेट से तजावुज किया है और बड़ा क्लियरली कहा कि ये इख्तियार भी नहीं था। बड़ा क्लियरली कहा कि किसी जगह पर कोई प्रोसीड ऑफ क्राइम अलेज्ड नहीं है, बल्कि यहाँ तक जो सुप्रीम कोर्ट के पहले फैसले थे जिसमें ख्वाजा साद रफीक का फैसला है जिसमें बड़ा क्लियरली कहा गया कि ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक सूरत लगती है। तो ये इसमें ये सिर्फ ये नहीं हुआ कि ये फैसले जो हैं नैब की प्रोसिक्यूशन या उनके कलेक्टेड एविडेंसेस की बात है। जब ये मुकदमात कायम हो रहे थे तो हुकूमत उसकी बिल्कुल एक टोटल उन केसेस पर बेस्ड, जो केसेस बिल्कुल जो विम्स पे बने हुए थे, फ्लिमजी केसेस थे, बिल्कुल कोई उनकी रियलिटी उनके अंदर कोई भी नहीं थी। तो उन सब चीजों को कोर्ट ने, एक तो उन्होंने नैब के इस किरदार के ऊपर बड़ी खुल के बात की और दूसरा हुकूमत के इस मौकफ पे जो वो करप्शन के हवाले से अपनाती थी, दोनों चीजों को उसने जमीन बोझ किया। ठीक, राइट। मुझे एक ब्रेक पर जाना है, मैं जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कश्मीर के इंतखाबात और फिर ये बिलावल भुट्टो के अमेरिका जाने पर जो वज़रा की तनकीद है इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। कश्मीर का जो इंतखाब हो रहा है उसमें वज़रा की मौजूदगी पर भी अपोजिशन की बड़ी तनकीद है और वज़रा के हवाले से अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी तनकीद की जा रही है, लेकिन बाकी वज़रा की मौजूदगी पर भी बहुत बात हो रही है। कुंडी साहब, क्या बहुत गैर मामूली बात है वज़रा का वहाँ पर मौजूद होना या इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेना? देखिए रहमान, मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स में जो है ना अमेंडमेंट करनी चाहिए। अच्छा, इस किस्म का इलेक्शन कमीशन को बेइज्जत करना मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी रिवायत नहीं है, क्योंकि आप अगर गिलगित बल्तिस्तान में भी देखें और कश्मीर में भी देखें जिस तरीके से वफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म साहब भी जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की जो सुख्ती हो रही है सबके सामने है। फिर वो कहते हैं कि हमने लेटर लिख दिया, लेटर का जवाब आएगा तो टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर बोलेंगे अगले इलेक्शन में ख्याल करना। तो देखें, ये जिस तरीके से वफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म साहब जा रहे हैं, अली अमीन साहब की आपने बात की है, जिस तरीके से ओपनली वहाँ पर पैसे जो है वो तकसीम कर रहे थे। मैं अभी फिर दो साहब उसको डिफेंड करी, क्योंकि कल मेरे साथ शो में थी, उन्होंने कहा उस शो में कि ये पुरानी वीडियो है कोई। अच्छा, तो जिस किस्म का जो है वो, लेकिन फिर अगर वो पुरानी है तो आप लोग बड़ी ज्यादती कर रहे हैं कि अभी चला रहे हैं। आज वैसे उस पर कार्रवाई हुई है, वो जो 3,90,000 की रकम थी वो रिटर्निंग ऑफिसर ने जब्त कर ली है और जो उम्मीदवार हैं चौधरी अजहर सादिक उनको वार्निंग भी जारी हुई है। वार्निंग है तो ठीक है, इलेक्शन तो फिर भी लड़ेंगे ना। अच्छा, वार्निंग तो चलती रहती है, तो मामूली बात है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखिए, कल फिर किसी और की हुकूमत होगी,
तो वो भी ऐसे काम करेंगे। नहीं, इससे पहले भी तो ऐसे ही होता रहा। इससे पहले इसी तरह पैसे ताहिर साहब थे या कायरा साहब थे, तो पैसे तकसीम होते रहे। नहीं, पैसे तकसीम होने में बात करा, मगर तो वही चीज वज़रा की मौजूदगी की बात हो रही है। ठीक है, अब ये चीजें फिर अमेंडमेंट होनी चाहिए। फिर क्यों इलेक्शन कमीशन को हम सियासी लोग अच्छा बेइज्जत करें कि जी आपने ये रूल्स ये जो है वो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो अमेंडमेंट सर ये तो आपने बैठ के करनी है ना। अब मसला ये है कि इंतखाबी इस्लाहात पे भी हमने देखा है कि कितनी के बात हुई है। देखिए आपस में बैठे, संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए। आप जब पाकिस्तान के इशूज़ होते हैं उस पर आपके वज़ीर आज़म साहब नहीं बैठते हैं। अच्छा, चाहे वो कश्मीर का इशू था, चाहे वो कोविड का इशू था, चाहे जो है कुछ और चीज़ें थी। और दूसरी बात यह है कि इस्लाहात पे तो 70 जो अमेंडमेंट्स है उसमें से 40+ पे तो इलेक्शन कमीशन ने खुद रिजर्वेशन शो की हैं। जो चीज़ें आपने करनी थी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए, वो भी आपने पास करके इलेक्शन कमीशन को भेज देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जो इस पे जो है वो खसरा है। और फिर अगर जो चीज़ें, जो बातें, जो हुकूमतें संजीदा होती हैं उनके साथ लोग बैठते हैं। अब आपकी राय क्या है? क्या ये फिर कानून बदल देना चाहिए? जब ओपनली ऐसी चीज़ होती है तो फिर आप क्यों इलेक्शन अपने एक इदारे को आप जो है वो बेइज्जत करवा रहे हैं? तो कानून नहीं बदल दें क्या आपके लिए? आपकी क्या टेक है? आपको बड़ी मुश्किल है। अभी वैसे सियालकोट के अंदर भी इलेक्शन है और आप अपने खुसूसी भी हैं, लेकिन ये पहले जो कश्मीर वाला मामला है, क्या वज़रा को इस तरह वहां पर मौजूद होना चाहिए? तो फैसल कुंडी साहब कह रहे हैं, मैं उनकी इस बात को तो सपोर्ट करती हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ एजेके है उसको और ज्यादा पावर और खुद मुख्तार बनाने की जरूरत है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो एजेके का रोल है वो बदकिस्मती से मिलाएगा और उस तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं हो सका। उसके अंदर जो गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई तो हम करते हैं, लेकिन उनको एड्रेस करने की कोई स्ट्रेटजी ना बन सकी। और अभी पीटीआई तो आजाद कश्मीर में हुकूमत में नहीं आई है। कुंडी साहब हुकूमत में रहे या एजेके में या PMLN की हुकूमत है, तो ये मुजाहिदा खेज इस वक्त जो अमेंडमेंट्स हुई वो आप खुद मलिक साहब से पूछिएगा कि जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे PMLN के, उन्होंने इस इलेक्शन को जीतने के लिए पहली दफा वहाँ पे ऐसे कवानीन मुतारफ करवाए खुद से कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट पार्टी और उनके वज़रा जो है वो ना सिर्फ बेदरेज फंड इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि सरकारी गाड़ियाँ, और उनका जिस तरह से खुले इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल है इससे पहले नजीर नहीं मिलती। और ये इलेक्शन कमीशन की कमजोरी की ताक़ी करता है। और आजाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन कमीशन है, अंदर वज़रा के दाखिले पे कोई कभी कदम नहीं है। वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला वो आपके वज़रा है, पार्टी या एजेके के वो आजादाना उस इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। तो ये उनके अपने इलेक्शन कमीशन को रूल्स में ये इजाजत मौजूद है। इसलिए कोई वज़ीर वफात से जाए या उनके अपने हुकूमत का साबका जो वज़ीर है, तो सारे के सारे जो है उस पूरे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर खुलेआम जो है कैंपेन कर रहे हैं, लिहाजा उनकी पब्लिसिटी। तो आपकी राय ये है कि जो आजाद कश्मीर का इलेक्शन है, इधर जो वज़रा हैं वो इंतखाबी मुहिम में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अपोजिशन इस पर सवाल उठा रही है कि वज़रा जो है वो वहां पर जो है वो क्या करें। तो आपका कहना है कोई कदगन कोई नहीं है? पूरे आप पढ़ेंगे ना इलेक्शन कमीशन के जो रूल है उसके अंदर बिल्कुल इजाजत भी है, कहीं कभी कोई ऐसी कदगन नहीं जा सकते। तस्वीर तरीके से जो पब्लिसिटी मटीरियल है, अपने अपने लीडरान की उम्मीदवार तस्वीरें भी लगा सकते हैं। और मैं देख रही हूँ कि सियालकोट के अंदर भी हमारी एक सीट है एजेके की जिसपे इलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे जो साबका मिनिस्टर थे एजेके के वजीर जेल खाना जात, उनकी डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ सरकारी नंबर प्लेटों के साथ हल्के में घूम रही हैं और वोट मांग रही हैं। और आज भी उनके तरक्याती फंड जो है, नालियां गलियां जो है उनके फंड से बन रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ एजेके जो है उसको और ज्यादा फाल बनाने की जरूरत है। वहाँ पे जो रूल्स हैं उनको मिल बैठ के और ज्यादा सख्त बनाने की जरूरत है। अभी तक जो है ये एक मजाक हो रहा है
इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद जो है वो एक तरफ उन वज़रा के वीडियो मंजर आम पे आने पे वो एक्शन ले लेते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की जमात के वजीर आजम जो है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन आप तो ये भी जान के हैरानगी होगी कि जेके के प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी नॉमिनेशन से और वो ही सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी इस वक्त है, तो वो एक वैली विन का किरदार अदा कर रहे हैं। और जो अच्छा ठीक है उठा रही है इस इलेक्शन के हवाले से, वो ये बताने से कासर है कि जो पब्लिक फंड से मरियम नवाज के जलसे कराए जा रहे हैं वो कौन उस फंड को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, और इलेक्शन कमीशन को उन अखराजात पे जो आज जलसा हुआ है और जो मुसलसल जलसे हो रहे हैं उस पे इलेक्शन कमीशन के कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रही, और वो इस हवाले से क्या एक्शन लिया उन्होंने। अच्छा अब 1 मिनट दें मलिक साहब से, मैं जवाब लेता हूं। मलिक साहब दो चीजें हो गई। एक तो मैं 1 मिनट दीजिएगा फरदौस साहब। मलिक साहब 2 चीजें होगी। एक तो उन्होंने कहा कि कोई विफाक में जो वज़रा हैं उनके वहां पर जाने पर, उनके इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर कोई कदर नहीं है, तो फिर सर ये ऑपोजिशन क्यों इस पर जो है वो तनकीद जो है वो कर रही है। और दूसरा वो और ये कवानीन आपके बनाए हुए, और दूसरा जो वजीर आजम आजाद कश्मीर के हवाले से उन्होंने सवाल उठाया वो आपने भी सुन लिया होगा कि पब्लिक फंड जलसे वो करवा रहे हैं वहां पर। नहीं देखिए, बिल्कुल बेबुनियाद बात है ये, क्योंकि मुस्लिम लीग की कैंडिडेचर वहां पर है और वो कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर इनकम्बेंट गवर्नमेंट के हिस्सा रहे हैं तो उनको को उनकी इनकम्बेंसी डिबार तो नहीं करती कि वो इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते। और ये विदाउट एनी कोजेंट एविडेंस ये बात करनी, देखिए ना, एक तो वो एविडेंस है जो कि सरफेस है, वो क्लियरली क्या एविडेंस है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट इसमें अपनी इख्तियारात का इस्तेमाल कर रही है, यानी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रख रही। ये तो एक आउटगोइंग गवर्नमेंट है। वो आउटगोइंग गवर्नमेंट के पास, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जब पिछले जनरल इलेक्शन से 2018 के, तो उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उसमें उन्होंने ऐलान कर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ताबे ये एक पोजीशन बनी कि जो भी जब इलेक्शन स्केड्यूल का अनाउंस हो जाएगा तो जो कोई केयर टेकर गवर्नमेंट भी होगी या अगर इन दैट केस के कहीं पे कोई ऐसी गवर्नमेंट इवन प्रायर टू इलेक्शंस वो उसमें किसी किस्म की कोई फंडिंग या इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो फेडरल गवर्नमेंट जो इनफैक्ट है वो तो इसमें एक थर्ड पार्टी है, और एज अ थर्ड पार्टी देखिए वहाँ इलेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए ना, लेकिन वहां पे तो इलेक्शन ये हो रहा है कि सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट और बाकी अच्छा मलिक साहब जरा ये पॉइंट जरा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिएगा। मुझे एक ब्रेक का, मैं जरा एक ब्रेक के बाद वापस आता हूं, आपसे कंटिन्यू करूंगा। ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी। मलिक साहब आप बात कर रहे थे तो वज़रा की मौजूदगी के हवाले से, तो वो उनका तो कहना है कि ये तो कवानीन आपके ही वहां पर लाए हुए हैं और ये पहले होता रहा है कि बहुत गैर मामूली होगा अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा जो है वो वहां पर मौजूद होंगे। देखिए रहमान, मेरा नुक्ता थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं ये चाहता हूँ, और मैंने जब से ये कश्मीर इलेक्शन पे बात हुई है, मैंने विदाउट मिंसिंग वर्ड्स मैंने बड़ा क्लियरली ये कहा है कि कश्मीर के इलेक्शन पे देखें, एक तरफ आपके दूसरी तरफ इंडियन हेल्ड कश्मीर है, उसके जब से इलेक्शन होते हैं, टू द मेमोरी नोन टू मी, जब से मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, हमेशा ये बात होती है कि वहाँ पे हुर्रियत भी उसका बाइकआउट करती है इस बुनियाद पे कि वहाँ की रियासत करती है, वहाँ की मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी बाइकआउट करती है इस बुनियाद पे कि वहाँ पर बहुत बड़ी धांधली होती है। तो इंडियन हेल्ड कश्मीर का हिंदुस्तान की रियासत को इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो किसके हक में अपना वोट देते हैं, कभी को फायदा सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं हुआ कि वहाँ पे कंट्रोल्ड इलेक्शन होता है और दिल्ली से उस इलेक्शन को कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी ये पोजीशन लार्जली अभी तक इलेक्शंस को फेयर इलेक्शन तस्लीम, बिलाशुबा वफाकी हुकूमत को एक एडवांटेज होती है, 40-50% वोट्स का फर्क पड़ता है, उम्मीदवारान जो वफाक में हुकूमत बैठी होती है उसके साथ जाने को बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम चला आ रहा है, एक अरसे से ये चला आ रहा है, और जितने भी इलेक्शन हुए उसमें फेडरल गवर्नमेंट की एक आशीर्वाद की बात। लेकिन लार्जली इलेक्शन जो हैं वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए, यानी जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से हमारा मौक़िफ़ है उसकी तायद करते हुए होते हैं।
तो कहीं ये तासुर ना हो रहा है इस सारी बात में कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है वो किसी वजह से कॉम्प्रोमाइज है। तो मेरी हुकूमत से ये होगी कि आप अपनी लेवल बेस्ट एफर्ट करके इसकी ये पोजीशन जो है इसको बड़ा मुसलमा तौर पे तस्लीम करवाएं कि फेयर इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, राइट। अच्छा, मैं क्योंकि अब इस बहस को कंक्लूड करना कुंडी साहब, मगर एक जाते जाते हफ्ते की खबर थी कि बिलावल साहब अमेरिका गए और उस पर हुकूमती वज़रा को बड़ा एतराज़ हो रहा है। वो कह रहे हैं जितनी मर्जी मरतबा अमेरिका चले जाएं, इमरान खान हुकूमत पूरी करेंगे। ये क्या मामला है, क्यों तनकीद आपको लगता है कि बिलावल के निजी जो गैर सियासी इनके जो तर्जुमान हैं जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, किराए पे पकड़े हुए उन्होंने, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है चेयरमैन बिलावल साहब के अमेरिका जाने पे। अब वो जा रहे हैं, एक आज़ाद शहरी है। आपके वज़ीर आज़म अमेरिका गए थे, वापस आए, सारे भाग रहे थे एयरपोर्ट की तरफ, जी वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा बड़ी ट्रॉफी जीत के आ गए। तो हमने तो कोई नहीं कहा आपको। जाते हैं वो इधर, जाते हैं, पॉलिटिकल फिगर हैं, लोगों से मिलते हैं। आपको क्या तकलीफ हो रही है? मेरा सवाल तो यही है। अच्छा, तो अगर आपको ज्यादा तकलीफ है तो क्या आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप अमेरिका के थ्रू पाकिस्तान पे नाजिल हुए? अच्छा, हम तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं हम आवाम की मैंडेट, हम आवाम के मैंडेट पे आएंगे। हम ये नहीं कहते कि हम अमेरिका के थ्रू आएंगे। तो वहाँ पर जाते हैं, अगर उनसे वहाँ के सेंटर्स मिलते हैं, वहाँ के अगर लोग मिलते हैं, वहाँ पर वो किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आज़ाद शहरी आप तो क्यों एतराज किया जा रहा है? ये इस दौरे के हवाले से क्यों बात हो रही है? मेरे नजर में इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मोर्चा जो है आजाद कश्मीर के इलेक्शन में सारी सियासी जमातों ने वहाँ अपना पंडाल सजाया है। तो मैं मलक साहब की इस बात से एग्री करूंगी कि हमें इस इलेक्शन को, कश्मीर के अंदर जो होने वाला इलेक्शन है, उसको मोदी के खिलाफ और कश्मीरियों के साथ होने वाली नाइंसाफियों के साथ जोड़ के दुनिया को मैसेज देना चाहिए कि मजलूम कश्मीरी जो है उनको उनका हक दिया जाए, ना कि हम सियासी अपने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उस मसला कश्मीर को, उस काज को डैमेज करें। अपनी क़यादत को, पाकिस्तान के अंदर जो बैठी लीडरशिप है उसको तनकीद का निशाना बना के, खसूसी तौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ अगर आपकी तोपों का रुख होगा तो जिन्होंने कश्मीरियों की तर्जुमानी करनी है, वकील बन के, सफीर बन के, तो आप दुनिया में उनके मौक़िफ़ को कमज़ोर करने का बायस बन रहे हैं। दूसरी बात, बिलावल साहब अगर वहाँ जाते हैं तो टिल दी टाइम वो जैसा कुमरी साहब कह रहे हैं कि अगर उनका मकसद एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं है या ज़ाती तौर पे मेल मिलाप और एक पार्टी के सरबराह के तौर पे अपना मौक़िफ़ जो है वो बताना है, तो ये एक पॉलिटिकल जेस्चर है। हमें यकीनन जो फहम फरासत रखने वाले पॉलिटिकल हमारे सूझबूझ वाले लोग हैं, उनको इस चीज का पता है कि सियासत के अंदर जो है आपका जब तक अवाम के अंदर जड़े ना हो, अवाम के पास आपको आके आगे बढ़ने की फील्ड में सपोर्ट ना हो, तो जो मर्जी जहां से मर्जी चिट्टे लेके आ जाए, पाकिस्तान के अवाम उसको नहीं देते। तो लिहाजा अमेरिका से या किसी और मुल्क से किसी ने भी चोर दरवाजे से पाकिस्तान में आके इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश की है, उसको नाकामी हुई है, क्योंकि असल इक़्तिदार के अवानों तक लेके जाने वाले पाकिस्तान के अवाम। ठीक है, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, पावर करके आगे बढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया फरदौस आशिक अवान साहब, मलिक अहमद खान साहब और कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज के प्रोग्राम से इतना दीजिए, अल्लाह ने के बाद।